नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम ईडी की शक्तियों के बारे में आपको बताएंगे। देश में इस समय ईडी द्वारा मारे जा रहे छापे और उसके राजनीतिक दुरुपयोग की चर्चा खूब तेजी के साथ हो रही है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार जांच एजेंसियों का इस्तेमाल अपने राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने में कर रही है। ऐसे में जानना जरूरी है कि आखिरकार ईडी का काम क्या है, इसकी शक्तियां क्या हैं और इसकी स्थापना क्यों की गई। आज हम इसी विषय पर आपको जानकारी देंगे। हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ हैं परमानंद पांडे जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। तो परमानंद जी, ईडी की शक्तियों के बारे में आज आपको जानकारी देने वाले हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। 2 नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, 012061279667 और 012061279668। दोनों में से किसी भी नंबर पर आप डायल कर सकते हैं। और आज के विषय से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी जिज्ञासा है, इस पर आप कानूनी राय लेना चाहते हैं तो हमारे कार्यक्रम में कॉल कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं ईडी की शक्तियों को लेकर। सर, सबसे पहले हमारे तमाम दर्शकों को जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको ये बताइए कि आखिरकार ईडी की स्थापना क्यों की गई थी। रेशम जी, ईडी की स्थापना 1 मई 1956 में की गई थी, जो कि 1957 में लागू हुआ था। आपको हम बताएं कि आजादी के पहले लोग जो थे, चाहे नौकरी करते थे चाहे बिजनेस भी करते थे, तो एक तरह का लोगों के अंदर ये था, एक जज्बा था कि हम भ्रष्टाचार को खत्म करके रहेंगे। लेकिन 10 साल के भीतर, आजादी के 10 साल के भीतर आपने देखा होगा कि इतिहास में पढ़ा होगा, देखा क्या होगा, इतिहास में पढ़ा होगा कि लोग जो है घूसखोरी का काम बहुत चलने लगा। तमाम अधिकारी, आप जानते हैं कि हमारे एरिया में लोग ऐसे कहते थे कि देखिए, मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है, उसमें कहानी कहा जाता है कि बेटा, जो ये पैसा मिल रहा है तुमको, तनख्वाह वाला पैसा न, ये तो आप समझ लो कि पुजापा है, और चढ़ावा जो मिलता है वो घूस है। तो उसको तुम ज्यादा विश्वास ये करो कि जो चढ़ावा मिलता है, यानी घूस को पैसा जो मिलता है, उस पर विश्वास रखो, और जो ये तनख्वाह मिलती है इस पर विश्वास मत रखो। ये मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। और जब हम लोग पढ़ते थे इन विश्वविद्यालयों में, आज की बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है, तब भी ये कहा जाता था कि लोग जो है ऐसी नौकरी को प्रेफर करते हैं, दरोगा की नौकरी को, एसडीएम की नौकरी को, तहसीलदार की नौकरी को, सब रजिस्ट्रार की नौकरी को, जिसमें उनको ज्यादा आमदनी हो बाहर से वेतन के अलावा। ये हालत वहां नहीं पहुंची। ये हुआ, इनके कारण ये स्थिति आ गई कि जो व्यापार करने वाले लोग थे, व्यापारी लोग मिलावट करने लगे, व्यापारी लोग बेईमानी करने लगे, और इन सारी चीजों की ऐसी स्थिति है कि फिर नेता लोग इस ढंग से जुट गए कि नेता भी लोग भी करने लगे बेईमानी। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए यह किया गया कि उस समय हमको एक कानून बनाया गया, जिसका कि इस कानून का उद्देश्य था कि जो भ्रष्टाचार है, जो ब्राइब के लिए ले रहे हैं, इन सारी चीजों को ईडी कंट्रोल करेगा। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की स्थापना की गई, जिससे कि इस पर कंट्रोल किया जा सके और नियंत्रण किया जा सके, जनता को राहत मिल सके। लेकिन बहुत दिनों तक ईडी एक तरह से सुसुप्तावस्था में पड़ रहा, और ईडी की कोई कार्रवाई लोगों पर असर नहीं करती थी। अब जाकर के स्थिति आ गई है कि ईडी की कार्रवाई का कोई मतलब होता है। लोग इस चीज से अब डरने लगे हैं कि ईडी के अगर छापा पड़ेगा तो हमको कहीं न कहीं जवाबदेही होना पड़ेगा। इसी नाते ईडी की स्थापना की गई थी। इसके पीछे इतिहास यही है कि इस देश में इकोनॉमिक क्राइम, जो आर्थिक अपराध होते हैं, आर्थिक अपराध को रोका जाए और लोगों को इस आर्थिक अपराध से मुक्ति दिला करके लोगों के जीवन को सुखमय बनाया जाए। इसका उद्देश्य यही था। जी सर, हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि रेड के दौरान ईडी की क्या कुछ शक्तियां होती हैं। देखिए,
वास्तव में अगर रेड की उनके पास शक्ति न रहे, छापा मारने की शक्ति न रहे, तो वो तो कहते हैं ना कि ऐसा कि बिना दांत के हाथी हो जाएगा, वो बिना दांत के शेर हो जाएगा, टूथलेस टाइगर की तरह से हो जाएगा। उनके अगर ये अधिकार इनको न दिया जाए कि ये छापा मार सकते हैं, छापा मारने के दौरान अगर कोई चीज इनकी पकड़ी न जाए तो ये इसका क्या मतलब है? तो टूथलेस टाइगर हो जाएगा, बिना दांत के टाइगर हो जाएगा और इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसी नाते जब ईडी छापा मारते हैं तो उसका मतलब होता है कि वह जांच करने का उनको अधिकार मिल जाता है। उनको यह अधिकार मिलता है कि सर्च एंड सीजर कर सकें, वो छानबीन करके वो किसी की संपत्ति को जब्त कर लें, और उनके ये अधिकार होता है कि वो गिरफ्तारी कर सकें और किसी भी तरह से वो जो है आप देखें कि उनका ये है कि उनकी हाजिरी को ले लगवा सकें, निश्चित करा सकें कि वो हाजिर होंगे, अपनी बात को हमारे सामने रखेंगे और अपने सफाई देंगे कि किस तरह से वो रहे हैं और किस तरह से उनको अपने बचाव में क्या क्या काम करना है, क्या कहना है, क्यों ना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इन सारी चीजों को देखते हैं। तो ईडी को अधिकार है रेड के दौरान कि वह उन पर छापा डालें, छापा डाल करके उन पर जांच करें और जांच करके जो उनकी चीज कोई ऐसी चीज पे जो संदिग्ध अवस्था में है, संदिग्ध चीज के लिए उस पर वो उसकी जब्ती करें और जब्त करके उसको ले आए और कोर्ट में उनको पेश करेंगे। ये स्थिति है, ये ईडी के पावर्स में आते हैं। जी सर, ईडी की गिरफ्तारी और बेल के प्रावधान के बारे में भी हम समझना चाहेंगे आपसे। देखिए, ईडी की गिरफ्तारी का तो तात्पर्य है कि ईडी को अधिकार होता है कि किसी भी व्यक्ति को, जब वो उसके प्रमा फसाई केस होना चाहिए, प्रथम दृष्टया केस होना चाहिए, सड़क चलते किसी आदमी को थोड़ा गिरफ्तार कर लेंगे। ईडी के पास कोई न कोई ऐसा सबूत होना चाहिए कि इस व्यक्ति ने कोई ऐसा आर्थिक अपराध किया है, आर्थिक अपराध किया है, तभी बिना दूसरे अपराधों में नहीं। ईडी को यह मालूम होना चाहिए कि इस व्यक्ति ने आर्थिक अपराध किया है, पैसे को इधर से उधर किया है, लेन देन किया है और गड़बड़ी किया है, तभी जाकर के ईडी उसके खिलाफ छापेमारी कर सकती है। और छापेमारी करने के दौरान जब उसको ये पता चलता है कि ऐसा किया है, तब वो गिरफ्तार करने का अधिकार हो जाता है, उसको अधिकार मिल जाता है कि वो गिरफ्तार करे। तो ईडी को सबसे पहले जरूरी चीज है कि प्रथम दृष्टया उसके सामने ये सबूत आना चाहिए कि इस व्यक्ति के खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं उस आरोप में दम है, वो बेदम आरोप नहीं है, तभी वो ईडी कोई कार्रवाई कर सकती है, अन्यथा ईडी को कोई कार्रवाई करने का अधिकार नहीं रहता। जी सर, ईडी के समन की क्या कुछ शक्तियां होती हैं, वो भी आपसे समझना चाहेंगे। जी देखिए, ईडी के समन की शक्तियां तो यह है रेशु जी कि जब तक उसको ये पता न चल जाए कि इस व्यक्ति ने वाकई कोई आर्थिक अपराध किया है, तब तक ईडी समन नहीं भेजता है। ईडी को समन तभी भेजने का अधिकार है जब वो उसको ये पता चल जाए, प्रथम दृष्टया ये पता चल जाए कि इस व्यक्ति ने आर्थिक अपराध किया है या आर्थिक अपराध में किसी तरह से संलिप्त रहा है, तब जाकर के वह उसके खिलाफ समन भेजता है। और समन भेजने का मतलब होता है कि आप जाकर के उसके सामने पेश हो। अभी मैं आपको देखिए, आज ही कल का उदाहरण है, बहुत अनूठा उदाहरण एक तरह से है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 9 बार समन भेजा और 9 बार समन भेजने के बजाय वो उसके भेजने पर वो वहां पर उपस्थित होने के बजाय उन्होंने कहा ये समन गैर कानूनी है। तो एक अधिकारी है, एक उनको राइट मिला हुआ है, वो पावर मिली हुई है, उस पावर को उपयोग करते हुए उनको कुछ मिला होगा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, तभी तो जाकर के उन्होंने उनको समन भेजा होगा। और समन भेजने में आपको जाकर के ईडी के सामने अपनी बात कहनी चाहिए थी, बजाय इसके कि हम ईडी के सामने कोई बात जाकर कहने लगे और कह दिया कि आपने कि समन ही गलत है। समन गलत है तो आप जाइए कोर्ट में इस चीज को कहिए कि देखिए हमारे खिलाफ गलत समन दिया गया है और उसको खत्म करिए। लेकिन कोर्ट ने भी इस चीज को खत्म नहीं किया, तभी जाकर के कल जब हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं हम उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं, तब जाकर के ईडी ने उसकी गिरफ्तारी की है। इसी नाते ईडी के समन में काफी ताकत है और ईडी के समन में यह प्रथम दृष्टया इस चीज को साबित हो जाता है कि ये व्यक्ति किसी न किसी तरह से क्राइम में, इकोनॉमिक क्राइम में और किसी क्राइम में नहीं, आर्थिक अपराध में कहीं न कहीं से संलिप्त पाया गया है। जी अभी सर आपने अरविंद केजरीवाल का उदाहरण दिया, आपसे समझना चाहेंगे कि अगर कोई समन का पालन नहीं करे तो ईडी क्या कुछ कर सकती है। देखिए, आपने तो देखा कि ईडी ने कहा ना
कि वो समन का पालन अगर नहीं करेंगे तो ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि वो कोर्ट को जाइए और आप बताइए कि ईडी का जो समन आया हो गलत आया है, हमारे खिलाफ कोई इकोनॉमी, आप अपने को कहीं न कहीं तो सच्चा साबित करेंगे ना, इस चीज को बताएंगे। और ईडी का कहना है कि हमारे पास प्रमा फसाई केस है, प्रथम दृष्टया हम आपके खिलाफ कोई सबूत रखे हुए हैं, तब जाकर के, और अगर नहीं करेंगे तो जैसे हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया, जैसे इनको गिरफ्तार कर लिया, जैसे ईडी ने गिरफ्तार किया था, जयललिता को गिरफ्तार कर लिया था, तो ये कहीं न कहीं इन सबके खिलाफ कोई न कोई सबूत मिला है। तभी तो जयललिता के खिलाफ गिरफ्तारी हुई थी जब वो मुख्यमंत्री के पद पर थी और मुख्यमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। हेमंत सोरेन ने तो एक काम अच्छा और किया कि गिरफ्तारी देने के पहले, पेश होने के पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया। केजरीवाल तो सबसे 2 कदम आगे निकल गए, न उन्होंने इस्तीफा दिया, न वो ईडी के सामने पेश हुए। अब वो इस चीज को लेकर के क्या कर रहे हैं, क्या स्थिति बनेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल स्थिति क्या बनेगी, या भारत में नई तरह की स्थिति बन पाएगी कि एक व्यक्ति जो गिरफ्तार हो चुका है वो कह रहा है कि नहीं मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। तो अब ये देखिए सामने बात आएगी क्या होता है इस चीज को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ही इस चीज का फैसला कर पाएंगे कि क्या व्यक्ति, कोई व्यक्ति जेल में रहते हुए किसी तरह से संवैधानिक पद पर बने रह सकता है कि नहीं रह सकता है। तो ये है ये स्थिति कुल मिलाकर के। जी सर, और भी इस विषय को और थोड़ा विस्तार से समझना चाहेंगे आपसे, हालांकि कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपने यहाँ पर प्रकाश डाला है। सर, ईडी की गिरफ्तारी की शक्तियां क्या क्या है? देखिए, ईडी की गिरफ्तारी की शक्तियों के बारे में जहां तक आप बात करेंगे तो वो उसकी शक्ति ये है कि वो उसके सामने पास रहता है और ईडी को गिरफ्तार करने का पूरा अधिकार है उस व्यक्ति के खिलाफ जिसके खिलाफ उसने समन जारी किया और समन की पेशी के बाद वो उसके सामने उपस्थित नहीं हुआ है। इसी नाते ईडी ने देखिए हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया। इसी नाते आपको पहले बहुत पुरानी स्थिति होगी, आप लोग तो जान नहीं, आप लोग सुनी सुनाई बात होगी, ये सुखराम जी को गिरफ्तार कर लिया था। सुखराम जी उस समय टेलीकॉम मिनिस्टर थे, उनको गिरफ्तार कर लिया था। तो ये स्थिति बन जाती है। यही स्थिति देखा आपने, लालू प्रसाद यादव को इस्तीफा देना पड़ा था और इस्तीफा देने के बाद उन्होंने अपनी निरक्षर पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। खैर वो तो मुख्यमंत्री कोई भी बन सकता है, जिसको कि विधायकों का समर्थन प्राप्त हो वो बन सकता है, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे करके तब कहा कि नहीं मैं अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाऊंगा। यहाँ की स्थिति आ गई, अरविंद केजरीवाल के साथ की स्थिति आ गई कि न इन्होंने इस्तीफा दिया, न ईडी के सामने पेश हुए और ईडी के खिलाफ ये सीधे सीधे आरोप लगाना शुरू कर दिया कि ये किसी के कहने पर हो रहा है। किसी के कहने पर हो रहा है, नहीं हो रहा है। आप सीधे सीधे बात को ले आइए और कहिए कि देखिए हमारे खिलाफ कोई आरोप नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, कुछ भी नहीं है और मुझे मेरी गिरफ्तारी की जा रही। तो ये ईडी के समन के अधिकार का स्थिति आ गई कि ईडी के समन का आपने प्रतिपालन नहीं किया। जब प्रतिपालन नहीं किया है तो आपका यही स्थिति होगी कि उनको गिरफ्तार करना पड़ेगा और गिरफ्तार किया गया। सर, ये बताएं कि क्या ईडी बिना सबूत के भी गिरफ्तार कर सकती है? देखिए, हम लोग थोड़ा सा वो हो गया तो विषयांतर तो नहीं हुआ था, अरविंद केजरीवाल पर चले गए थे, जो कि आपने ठीक कहा। ये स्थिति यह है कि चूंकि ये तुरंत का विषय है, इस नाते हमारा दिमाग उस पर चला गया था। सच बात तो यह है कि ईडी को कतई कोई अधिकार नहीं है जो बिना सबूत के आधार पर किसी को गिरफ्तार करे। उसको ईडी को पूरा तरह से कोई न कोई सबूत रखना पड़ेगा तभी वो जाकर के। और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने पवन बंसल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में क्लियर कह दिया है कि बिना सबूत के कोई गिरफ्तारी किसी की नहीं हो सकती है। गिरफ्तारी के लिए आपको प्रथम दृष्टया कोई न कोई सबूत रखना पड़ेगा कि इस व्यक्ति का इस किसी तरह के आर्थिक अपराध में संलिप्तता है या आर्थिक अपराध में वो व्यक्ति ने कहीं न कहीं कोई घोटाला किया है, कोई गलत काम किया है, तभी जाके कह सकते हैं। इस नाते यह कहना कि बिना सबूत के ईडी किसी को गिरफ्तार कर सकता है, ये आपको साफ कर देना चाहिए अपने पूरे लोगों को, सारे जो दर्शक हैं, कि बिना सबूत के ईडी को गिरफ्तारी का कोई अधिकार नहीं है। जी सर, ये भी समझाएं ECIR क्या होता है और क्या इसे आरोपी से साझा किया जा सकता है? जी, ये आपने एक बहुत अच्छी बात पूछी है।
ECIR जो है एक तरह का इन्फोर्समेंट ऑफ, एक तरह से केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एक तरह से वो है ECIR। तो ECIR आप जो दूसरे भाषा में दूसरी तरह से जो IPC के तहत है वो FIR जो है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, वैसे ही ECIR है जो आर्थिक अपराध में जो ED के द्वारा प्रयोग किया जाता है। लेकिन दोनों में अंतर है। दोनों में आपने जो दूसरा सवाल का दूसरा हिस्सा था वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण यह है कि ECIR को साझा नहीं किया जा सकता है, लेकिन FIR को साझा करना आवश्यक है। जो भारत का संविधान कहता है और IPC कहते हैं कि आपको पहले तो FIR को बताना पड़ेगा कि किस आधार पर FIR की गई। FIR की कॉपी देनी पड़ेगी हमको, जिस पुलिस ने अगर कोई कार्रवाई की है तो जाकर के तभी वो गिरफ्तारी कर सकते हैं, और अन्यथा वो गिरफ्तारी नहीं। और उसी आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये साफ साफ बात कही गई है कि आपको ये अधिकार है कि आप अपने वकील के मदद ले सकें और लेकर के बात करें। लेकिन ECIR में ये इस चीज को देखना पड़ेगा कि हमको ये एक तरह से इन्फोर्समेंट ऑफ केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, तो ये केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट साझा करने का कोई अधिकार नहीं है। ये इंटरनल मामला है, यानी ED का मामला है। ED अपने अधिकारियों में इस चीज को साझा कर सकते हैं कि देखिए इस कारण से इस व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है और इस व्यक्ति के ये खिलाफ आरोप है, जो हम बाद में साबित करेंगे कोर्ट ऑफ लॉ में। वो तो बात हो गई। तो यही दोनों में बेसिक अंतर है, खास अंतर FIR और ECIR में, कि वो ECIR जो है भीतर रख के जाती है, माने इंटरनल मामला है। FIR जो है आप एक्यूज्ड को दे सकते हैं। इस नाते आपके सवाल का जवाब यही है कि ECIR को साझा करने का अधिकार नहीं है। जी सर, ये भी समझना चाहेंगे आपसे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ED को आरोपियों को लिखित में गिरफ्तारी का आधार बताना होगा। इस पर भी थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। जी, आपको ED को ये निश्चित तौर पर बताना पड़ेगा। ECIR तो नहीं, मान लीजिए वो जो इनके खिलाफ बात आ गई, लेकिन जिस व्यक्ति के खिलाफ गिरफ्तारी की जा रही है, इस सुप्रीम कोर्ट ने PMLA केस में, पवन बंसल वाले केस में भी इस चीज को कहा है कि आप पहले अपना लिखित रूप में आधार बताइए कि किस कारण से आप किसी की व्यक्ति की गिरफ्तारी कर रहे हैं। और लिखित रूप में जब तक आधार नहीं बताया जाएगा तब तक वो किसी की गिरफ्तारी नहीं कर सकते। इस नाते जब उनके खिलाफ समन भेजा जाता है तो समन में इस चीज का उल्लेख किया जाता है कि आपके खिलाफ क्या क्या आरोप हैं और किन किन आरोपों के तहत आपको पेश होना और क्या क्या जवाब देना है हमारे सामने पेश होकर के। जब आप हमारे सामने आएंगे तो ये आपके खिलाफ आरोप पत्र है और ये स्थिति है जिसके लिए आपको हमारे सामने उपस्थित होना है। उपस्थित होकर के आप उसका जवाब दीजिए, तब जाकर के हम अगर संतुष्ट हो गए तब तो आपके खिलाफ कोई केस नहीं होगा, अन्यथा उसके केस को और आगे बढ़ाया जाएगा। ये स्थिति है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि लिखित रूप में हमारे खिलाफ का आरोप लगाया गया है, हमारी गिरफ्तारी के पहले उसको देना आवश्यक है, ये ED की जिम्मेदारी है और इसका अनुपालन करना ही पड़ेगा। जी सर, ये भी बताएं, संपत्ति जब्ती कब की जा सकती है और ED की इस संदर्भ में क्या कुछ शक्तियां होती हैं? ED की शक्तियां हम ये तो नहीं कहते अपरिमित होती हैं और असीम शक्तियां होती हैं, ऐसी तो नहीं। लेकिन ED जब किसी के यहाँ जब छापा रेड में करता है तो रेड में इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसको कुछ मिल जाता है। जैसे बहुत सारी चीजें लैपटॉप में मिल गई या बहुत सारे करोड़ों रुपए उसके यहाँ मिल गए, नकदी में मिल गए, या बहुत सारे ऐसे कागजात मिल गए कि जिसमें उसने मनी लॉन्ड्रिंग की है, माने मनी को एक देश से दूसरे देश में भेज दिया है। तो ED जो है इस चीज को आपके सामने ले आते हैं और सर्च करता है। सर्च करने के दौरान तब जाकर के उसका सीजर होता है, तब जाकर के वो अपने गिरफ्त में लेते हैं, अपने पास रखते हैं और गिरफ्त में लेने के बाद ही उनको समन भेजा जाता है और फिर उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है। तो ED और या गिरफ्तारी होती है। इसलिए ED का पावर जो है सर्च का और रेड का, एक तरह से हम असीमित तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर उनके पास ये पर्याप्त सबूत है तो उस सबूत को आपको बता करके उनके खिलाफ आप सर्च एंड सीजर का काम कर सकते हैं। उनके जितने ठिकाने हैं
जो भी उनको पता चलता है उन सारे ठिकानों पर वो छापामारी करके और उन सारी चीजों को जो जिस पर उनको संदेह है वो अपने कब्जे में ले सकते हैं और उसी के आधार पर उनका मुकदमा बनता है। जी सर, चलते चलते एक और अंतिम सवाल आपसे सर, फाइन, पेनल्टी और एरियर मतलब बकाया वसूलने की क्या कुछ शक्तियां होती हैं? जी, ये तो शक्तियां जो मिली हुई है, ये जो आईपीसी की धारा जो 174 है उसी के दौरान अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के खिलाफ ऐसा सबूत मिलता है कि उसने अरबों रुपए की, आजकल तो करोड़ों में लोग कम मानने लगे हैं ना, आजकल अरबों रुपए का उसने बंकलिंग किया है और वो कहीं आ नहीं रहा है, तो पेनल्टी उसके ऊपर लगेगी। पेनल्टी लगाने के बाद देखा जाएगा कि क्या है, फिर उसके ऊपर फाइन लगेगी, फिर उसका सीजर भी होगा। तो इन सारी चीजों को आपको करने के लिए आपको पूरी तरह से ईडी को पूरा अधिकार है कि उनके खिलाफ वो पेनल्टी लगाए और फाइन की वसूली करे, और अगर नहीं फाइन की वसूली नहीं कर रहे हैं तो उसकी जब्ती करे, जब्ती करके उसकी नीलामी करे। ये पूरा अधिकार ईडी को मिला हुआ है। जी सर, आज के विषय पर तमाम दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे विशेष कार्यक्रम लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।